नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। चौहान सर साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 7। इससे पहले हमने इस अध्याय के 6 पार्ट पढ़ लिए थे। 6 पार्ट में रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक अध्याय 6 चल रहा है और 7वां पार्ट आज है। आज का पार्ट बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? तो हमने इस अध्याय में हमने अभी तक रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी पढ़ ली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले वाले वीडियो जाके जरूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मैं बात कर रहा हूं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक केमिस्ट्री में जिस प्रकार आग में घी डालने से आग बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार रासायन विज्ञान में अगर आप कहीं पर इस उत्प्रेरक को ले जाओगे तो आग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यानी एक कुछ अलग करने वाला पदार्थ है और यह एक बाह्य पदार्थ है। क्या है? उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देता है। अक्सर स्टूडेंट करते हैं वेग को बढ़ा देता है, घटा देता है, वो अलग बात है। उत्प्रेरक अलग प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, और मैं केवल बात कर रहा हूं उत्प्रेरक की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है उत्प्रेरक का कार्य, तो केवल आंसर होना चाहिए वेग में परिवर्तन। तो यहां वेग में परिवर्तन, लेकिन किसके? अभिक्रिया के। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई अभिकारक है A+B, कन्वर्ट हो रहे हैं C+D में। तो आप सबको पता है बच्चों, यहां पे ये दोनों क्या होंगे? अभिकारक। क्या होंगे? अभिकारक। और जो इधर मिलेगा वो क्या होगा? उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद। तो कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक परस्पर क्रिया द्वारा उत्पाद बनाने में समय लेते हैं, यानी कुछ अभिक्रिया धीमी होती है। हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था मंद अभिक्रिया, जैसे लोहे पर जंग लगना, और तीव्र अभिक्रिया होती है अम्ल क्षारक की अभिक्रिया, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कुछ अभिक्रिया मंद होती है जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाने में समय लेता है, लेकिन जब उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाता? परिवर्तन। तो उत्प्रेरक आता है हमेशा यहां पे। यहां कौन आता है? उत्प्रेरक। तो पहला होगा उत्प्रेरक का पॉइंट, यह एक बाह्य पदार्थ है। यह एक बाह्य पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं के द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहता है। यानी ये कार्य ऐसा करता है जैसे आग में आप घी डालोगे तो घी साथ में जलेगा, लेकिन केमिस्ट्री में उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा तो देगा, लेकिन खुद के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी खुद जितना है उतना का उतना रहेगा। यानी दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं, बीच में जाएगा, कुछ बोलेगा और निकल जाएगा। इसी प्रकार उत्प्रेरक होता है। ये दोनों हम 12th क्लास में पढ़ेंगे संगठन का सिद्धांत, 4थे अध्याय में। तो संगठन का सिद्धांत यानी अभिकारक आपस में टकराते हैं और पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। और ये दोनों आपस में टकराते हैं। इनकी टक्कर को तेज या इनकी क्रिया या इनके वेग को बढ़ाने के लिए कैटालाइज यानी उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो आप इनको एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे ये है, यहां से अभिक्रिया स्टार्ट होती है और यहां पे खत्म होती है। यानी यहां होता है A+B और किसका निर्माण करता है? C+D का निर्माण। यानी A+B अभिक्रिया पूरी होगी, ऐसे घूम के आएगी C+D में बदलेगी। यानी यहां पे ये क्या है, किसको शो कर रहे हैं? अभिकारक को। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप खुद
थ्योरी लिख सकते हो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पूरी होने के लिए इस गैप को पार करना आवश्यक है। ये होती है सक्रियण ऊर्जा। क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा को अगर कोई भी अभिकारक पार कर ले तो जहां पे ये पहुंचता है, 12th क्लास में फिर पढ़ोगे, यहां पे इसको बोला जाता है मीडिएटर। लेकिन हमें थोड़ा जानना भी जरूरी है, मध्यवर्ती। क्या है? मध्यवर्ती। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया करके इस ग्राफ को पार करते हुए यहां आएगा तो रिजल्ट मिलेगा प्रोडक्ट यानी उत्पाद। लेकिन ये इतना ग्राफ पार करने से अच्छा कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता क्या? लाओ उत्प्रेरक को। किसको लाओ? उत्प्रेरक को मिलाया जाएगा तो क्या होता है देखना बच्चों, जब भी उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। यानी आप खुद समझ सकते हो इसमें किसकी कमी हो रही है। कम कौन हो रहा है? ये वाली एनर्जी कम हो रही, इतनी सारी कम हो रही है, यानी सक्रियण ऊर्जा क्या हो रही है यहां पे? सक्रियण ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी। क्या हो रही है? सक्रियण ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी। तो आप उत्प्रेरक का एक कार्य और भी लिख सकते हो कि उत्प्रेरक पहला तो है एक बाह्य पदार्थ है, दूसरा बाह्य पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, स्वयं के द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और तीसरा आप लिख सकते हो ये सक्रियण ऊर्जा, ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है। तीसरा पॉइंट याद रखना, ये विशिष्ट अभिक्रियाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यह विशिष्ट क्रियाओं के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं? ये विशिष्ट अभिक्रियाओं के लिए होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, ये प्रत्येक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक आप नहीं ले सकते हो। कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं होती है जो कंडीशन पे अप्लाई नहीं होती है, यानी उस दाब पर पूरी नहीं होती है, तभी आप क्या मिला सकते हो? उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक है वो हर किसी अभिक्रिया के लिए लागू नहीं होगा, कुछ विशिष्ट रिएक्शनों के लिए भी उत्प्रेरक उपयोग होता है। और इसकी अगर अल्प मात्रा हो, अगर आग में थोड़ा सा भी घी डाले तो आग एकदम तेज हो जाती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी अभिक्रिया में अगर थोड़ी सी मात्रा में अगर उत्प्रेरक डाल दिया जाए, यानी इसकी अल्प मात्रा भी कारगर होती है। अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हो कि गुटकी थोड़ी लेवन एकदम कारगर होनी चाहिए। ज्यों जिस प्रकार उत्प्रेरक थोड़ा सा हो कारगर हो जाता है। यानी अगला पॉइंट यह है, इसकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त है। इसकी कम मात्रा ही अभिक्रिया को वेग में बढ़ा देगा, अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है। आगे हम पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरक के बारे में सामान्य जानकारी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, उसके गुणधर्म लिखिए। तो मैं आपको एक बार ओरली बता रहा हूं। उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है और स्वयं के द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, और इसकी अल्प मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है। और यह है जो कुछ विशिष्ट अभिक्रिया होती है केमिस्ट्री में, उन्हीं के लिए लागू होता है उत्प्रेरक। हर किसी रिएक्शन में आप उत्प्रेरक का उपयोग नहीं कर सकते। और ये विशिष्ट क्रियाओं के लिए इनकी अल्प मात्रा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी हम 12th क्लास में काइनेटिक एनर्जी में हम वहां पढ़ेंगे। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा जिसको अभिकारक पार करके कहां आ जाए, उत्पाद में बदल जाए, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे अभिकारक पार करके उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है यानी परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकृतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे स्टेट यानी अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार।
उत्प्रेरक के प्रकार। अगर मैं बात करूं अवस्था, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको स्टेट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अवस्था यानी या तो ठोस हो सकती है या द्रव हो सकती है या गैस। दो और है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसन, वो हमारे 10th लेवल पे नहीं है। 12th में जाओगे तब आप इनके बारे में जानकारी जानोगे। मैं अवस्था की बात करूं, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये पूछा गया बोर्ड 2020। कैसे पूछा गया क्वेश्चन, इधर ध्यान देना। पहला प्रकार होता है समांगी, होमोजीनियस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरक। और दूसरा होता है विषमांगी, विषमांगी उत्प्रेरक। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। तो आपने 9th क्लास में मिश्रण वाला चैप्टर पढ़ा होगा। उस चैप्टर में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो मैं बात करूं समांगी मिश्रण की, और हम यहां पढ़ रहे हैं समांगी उत्प्रेरक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इधर ध्यान देना। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक, ध्यान देना हो, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक, तथा उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है। क्या होती है? समान होती है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? समान होती है। यानी अगर अभिकारक ठोस अवस्था में है, उत्पाद भी ठोस अवस्था में होगा और उत्प्रेरक भी ठोस अवस्था में होगा। जैसे मैं ले रहा हूं A+B, तो क्या बन रहा है? C+D। अगर ये ठोस अवस्था में है, ये भी ठोस अवस्था में है, तो ये किस अवस्था में होगा? ठोस। और ये ठोस, और यहाँ X उत्प्रेरक ले रहा हूं, ये भी किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। किस में होगा? ठोस अवस्था में। चालू कीजिएगा सर। तो ABCD में परिवर्तित हुआ है, तो ये ठोस अवस्था में है, तो उत्प्रेरक भी ठोस अवस्था में और अब उत्पाद भी किस में होगा? ठोस अवस्था में। यानी जैसे इसके मैं उदाहरण लूं तो 2SO2 + O2 2SO3। तो यहां ध्यान देना, ये गैस ही अवस्था में है। यहां पे ये कौन सी स्टेट में है? गैस। और ये कौन सी अवस्था में है? गैस। और ये भी कौन सी अवस्था में है? गैस। जहां उत्प्रेरक लिया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी किस अवस्था में है? गैस। यानी पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण, अभी बताएंगे क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद की तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है, उसे समांगी उत्प्रेरक तथा क्रिया को समांगी उत्प्रेरण। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया, बच्चा कंफ्यूजिंग हो गया था। समांगी उत्प्रेरण कहलाती है, ये क्रिया क्या कहलाती है? समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया, समांगी उत्प्रेरण से क्या समझते हैं? बच्चा पढ़ गया समांगी उत्प्रेरक। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजिंग हुए थे। तो समांगी उत्प्रेरक पूरी क्रिया होगी, उस क्रिया को क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक, बीच में उत्प्रेरक, राइट हैंड साइड में उत्पाद, ये तीनों की भौतिक अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव तथा गैस,
यानी इन तीनों की अगर अवस्थाएं समान है, अगर तीनों लिक्विड में है तो समांगिका, तीनों ठोस में है तो भी समांगिका, तीनों गैसों में है तो भी समांगिका। यानी यहां से ये स्पष्ट हुआ तीनों की अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं विषमांगी उत्प्रेरण की। आपको इस वीडियो के नीचे नोट्स मिलेंगे। इस बार पीडीएफ डाउनलोड में काफ़ी स्टूडेंट के दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली पीडीएफ सेंड करूंगा, या वरना आप पीडीएफ के नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है वहीं आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में सीधी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा हम पढ़ रहे हैं विषमांगी हेट्रोजीनियस उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है? विषमांगी उत्प्रेरक इस प्रकार के उत्प्रेरक अभिक्रिया में इधर कौन आता है? अभिकारक, और इधर कौन आता है? उत्पाद, और बीच में कौन आता है? उत्प्रेरक। इन तीनों की अवस्थाएं क्या होगी? अलग अलग होगी। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद तीनों की प्रवस्थाएं या अवस्थाएं लिख सकते हो। 12th में जाओगे तो प्रवस्थाएं पढ़ोगे, वर्ड चेंज होगा, अवस्थाएं और कुछ नहीं है। प्रवस्थाएं समान नहीं होती है, यानी समान नहीं होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। यानी वहां पे आपको अभिकारक और उत्पाद की कभी कभार सेम मिल सकती है, लेकिन अगर तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो तीनों अलग अलग नजर आएगी। यानी जैसे आपने लिया A और दूसरा अभिकारक लिया B और ये रिएक्शन गिव्स अस C+D, आपको मिला प्रोडक्ट। यानी ये गैस अवस्था में मान लो और ये सॉलिड अवस्था में है और ये वापस गैस अवस्था में और ये लिक्विड अवस्था में, और यहाँ पे जो उत्प्रेरक होगा X वो गैस अवस्था में। तो अभिक्रिया देखते ही आपको पता चल जाएगा किस प्रकार की अभिक्रिया है। विषमांगी उत्प्रेरण समान नहीं होती है, इसे कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। और मैं बात करूं इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण क्रिया। तो इसका एग्जाम्पल जैसे 2CO + O2 2CO2, ये किस में है? गैस में। ये भाई साहब किस में है? ऑक्सीजन गैस में। ये किस में है? गैस में। लेकिन यहाँ उपस्थित होता प्लेटिनम धातु है, किस अवस्था में है? सॉलिड में। तो यानी यहाँ पे ये गैस में है, लेकिन इसकी तुलना करो सॉलिड और गैस। यहाँ पे ये गैस है, ये सॉलिड में। अगर तीनों को देखा जाए तो तीनों अलग अलग अवस्था में है। यानी ये किसका उदाहरण है? विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण। तो यानी आज की क्लास में हमने उत्प्रेरक क्या होता है, उसके सामान्य गुणधर्म और उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, उसको हमने ग्राफ के माध्यम से समझा। और फिर हमने अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार का होता है। बोर्ड 2020 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण से क्या समझते हैं? यानी जो क्रिया होती है उसी क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट। धन्यवाद।